नमस्कार बच्चों। आज हम भूगोल का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि हम एड्यूटेकन में हमेशा करते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम किताब की हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है। किताब आपसे पूछती है कि आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या आपके घर के आसपास दूर दूर तक फैले हुए मैदान हैं या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी घाटियां हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा देश भारत इतना बड़ा और विशाल है कि यहाँ आपको लगभग हर तरह की जमीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत भी हैं, तो खेती के लिए बहुत अच्छे समतल मैदान भी हैं, सूखा रेगिस्तान भी है, मेज की तरह ऊंचे पठार भी हैं, और तो और चारों तरफ पानी से घिरे हुए द्वीप समूह भी हैं। अच्छा, अब जरा इनकी बनावट को समझते हैं। देखिए, भूगर्भिक तौर पर यानी जमीन के अंदर की बनावट के हिसाब से जो प्रायद्वीपीय पठार है वो धरती की सतह का बहुत ही पुराना हिस्सा है। इसीलिए इसे एक बहुत ही स्टेबल यानी स्थिर भूभाग माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय और उत्तरी मैदान ये भूगर्भिक रूप से नए हैं और वैज्ञानिक इन्हें एक अस्थिर भाग मानते हैं जहां भूकंप जैसी हलचलें होती रहती हैं। तो इन्हीं सब अलग अलग तरह की जमीनों के आधार पर भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसा आप इस नक्शे में देख रहे हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवां तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। ये भूगर्भीय रूप से काफी युवा है और बनावट के हिसाब से ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित का मतलब होता है जिसका निर्माण चट्टानों के मुड़ने से हुआ हो। अब इस नक्शे को देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूरब की दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। ये एक आर्क या कह सकते हैं कि एक अर्धवृत्त बनाती हैं और इनकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनकी चौड़ाई कश्मीर में तो लगभग 400 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे ये पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती हैं, ये घटकर 150 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय की जो सबसे उत्तर वाली श्रृंखला है उसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह सबसे निरंतर श्रृंखला है, मतलब ये कहीं से टूटी फूटी नहीं है, लगातार फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और हिमालय की जितनी भी प्रमुख ऊंची चोटियां हैं वो सब इसी श्रृंखला में हैं। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है जिसे क्रोड कहते हैं वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ देखिए, ये हिमालय के कुछ सबसे ऊंचे शिखर हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, और भारत में स्थित कंचनजुंगा भी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। परीक्षा के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है और ये पूरी टेबल आपको एड्यूटेकन के नोट्स में भी मिल जाएगी। अब हिमाद्री से थोड़ा दक्षिण की तरफ आएं तो जो श्रृंखला मिलती है उसे निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य रूप से बहुत ज्यादा दबी हुई और बदली हुई चट्टानों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच होती है, और कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जैसी जो मशहूर जगहें हैं वो सब यहीं पर हैं। और अब हिमालय की सबसे बाहरी मतलब सबसे दक्षिण वाली जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहते हैं। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, करीब 900 से 1100 मीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं उन अवसादों से बनी हैं जिन्हें नदियां ऊपर से बहाकर लाती हैं। ये अवसाद अभी असंपीड़ित हैं, मतलब ये कंकड़ पत्थर और मिट्टी अभी ठोस चट्टान नहीं बने हैं। अब एक बहुत जरूरी शब्द है जो अक्सर पूछा जाता है, दून। तो ये दून क्या है? देखिए, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबी लंबी घाटियां हैं उन्हीं को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुने होंगे, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो ये तो हुई हिमालय की बात। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के दूसरे मुख्य भौतिक स्वरूप यानी उत्तरी मैदान को समझते हैं। ये जो उत्तरी मैदान है ये मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। ये पूरा का पूरा मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है?
ये वो मिट्टी होती है जिसे नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। लाखों सालों से हिमालय के पैरों में ये उपजाऊ मिट्टी जमा होती गई और इसी से इस बड़े से मैदान का निर्माण हुआ। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पानी भी खूब है और जलवायु भी अच्छी है, इसीलिए ये इलाका बहुत घना बसा हुआ है और खेती के लिए देश का सबसे जरूरी क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ आपकी किताब में एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द समझाया गया है, दोआब। देखिए, दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब, जिसका मतलब होता है पानी। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है, जो जमीन है, उसे दोआब कहते हैं। अब देखिए, ये जो उत्तरी मैदान है, ये ऊपर से तो बिल्कुल समतल फ्लैट दिखता है, पर असल में ऐसा है नहीं। इसमें भी थोड़ी बहुत विविधताएं हैं। जमीन की बनावट के हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा जाता है। जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। उस पट्टी को भाबर कहते हैं। उसके ठीक नीचे जो नम और दलदली क्षेत्र बनता है, उसे तराई कहते हैं। मैदान का वो हिस्सा जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसे भांगड़ कहते हैं। और जहां बाढ़ का पानी हर साल नई मिट्टी लाता है, उस नए और उपजाऊ हिस्से को खादर कहा जाता है। चलिए, अब हम अपने अगले भौतिक स्वरूप पर चलते हैं, जो है प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार एक मेज की तरह दिखने वाली जमीन है जो बहुत ही पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। आपको ये याद रखना है कि ये गोंडवाना भूमि के टूटने से बना था और यही भारत का सबसे पुराना भूभाग। अब इस पठार के दोनों किनारों को देखिए। पश्चिम में है पश्चिमी घाट और पूर्व में है पूर्वी घाट। इन दोनों में फर्क ये है कि पश्चिमी घाट सतत है, मतलब एक लगातार चलने वाली पहाड़ी है, ये ऊंचा भी ज्यादा है। वहीं पूर्वी घाट जो है वो असतत है, मतलब बीच बीच में टूटा हुआ है, जिसे नदियों ने काट दिया है, और इसकी औसत ऊंचाई भी पश्चिमी घाट से कम है। इस प्रायद्वीपीय पठार की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, मतलब ये लावा से बनी चट्टानों के टूटने से बनी है। और यही वजह है कि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो पठार के बाद अब हम भारत के 2 और भौतिक स्वरूपों पर नजर डालते हैं। पहला है भारतीय मरुस्थल और दूसरा है हमारे तटीय मैदान। ये दोनों ही अपने आप में बहुत खास हैं। भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बालू के टीलों से ढका हुआ एक लहरदार मैदान है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। इसी वजह से यहाँ की जलवायु सूखी है और पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। अब आते हैं तटीय मैदानों पर, मतलब समुद्र के किनारे जो समतल जमीन की पट्टी है। भारत के पश्चिमी तट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मुंबई गोवा वाले हिस्से को कोंकण तट, बीच वाले हिस्से को कन्नड़ मैदान और सबसे दक्षिणी हिस्से को मालाबार तट कहते हैं। इसी तरह पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ अब हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिरी भौतिक स्वरूप पर आ गए हैं, और वो है भारत के द्वीप समूह। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। तो भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं लक्षद्वीप, जो अरब सागर में केरल के पास है। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों, मतलब कोरल से बना हुआ है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये आकार में बड़े हैं और माना जाता है कि ये समुद्र के नीचे जो पर्वत हैं, उन्हीं की चोटियां हैं। ये दोनों ही द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या है? सार ये है कि भारत के ये सभी भौतिक विभाग भले ही एक दूसरे से बहुत अलग हों, पर ये सब एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे उत्तरी पर्वत पानी और जंगलों का स्रोत है, उत्तरी मैदान देश के लिए अनाज उगाते हैं, पठारी भाग में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, और तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और बंदरगाहों का काम होता है। तो इस तरह देश की ये विविधता ही इससे प्राकृतिक संसाधनों में अमीर बनाती है और भविष्य के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं देती है।